Okay. Yes, Devasya. That's our topic for today. 19th question quickly मैं एक बार बता देती हूँ. हिमेश बच्चे आपको किस में डाउट है? कुशिका, दिया, हर्षिता, मैम एक तो स्कैनर वाले क्वेश्चन में एंड एक क्वेश्चन नंबर 28. ओके. 19th का सोल्यूशन कोई भेज दे या तो ग्रुप पे, अगर ज़्यादा बच्चों को डाउट नहीं है तो. ये हमने कब्जे में ले लिया assets 1,20,000, 30,600, debtors 34,000, bill receivable 37,400, goodwill 4,000, and liabilities, creditors, provision, पार्टनर का लोन तो लेते नहीं, IFR ले लेंगे, 80,000 के क्रेडिटर्स, पार्टनर की वाइफ का लोन है वो ले लेंगे, मिसेस प्रदीप्स लोन, प्रोविजन है 4,000 का, IFR है 8,000 का, 40,000 हो गया. ये देख लो इसे. देन Pradeep agreed to pay wife's loan, so it is like कि पार्टनर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है. Then half of the debtors realized 12,000. तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट से, डेटर्स से हमें पैसे मिले हैं 12,000, और बाकी डेटर्स को हमने क्रेडिटर्स के लिए यूज़ कर लिया. तो वैसे मैंने आपको बताया था जब एक एसेट और एक लाइबिलिटी का सेटिंग ऑफ होता है या फिर एक लाइबिलिटी एक एसेट ले जाए तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे. बट हाँ, इससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है, आगे चल के देखते हैं. इन्वेस्टमेंट्स ले गया है राजेश, तो राजेश कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,52,000, रिमेनिंग क्रेडिटर्स. अब देखो टोटल क्रेडिटर्स थे 80,000 के, जिसमें से 25,000 के तो पे ऑफ हो गए डेटर्स की मदद से. बताओ कितने के क्रेडिटर्स रह गए? 75%. शिवम बताइए इसकी वैल्यू. इज शिवम विद अस? यस. कीर्ति बच्चे आप भी अपना डाउट बताएं. 6,000. 60,000. तो ये जो क्रेडिटर्स रह गए हैं इनको हम पे ऑफ कर रहे हैं. दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. और हमने इनको 2 महीने बाद पे करना था, बट हम इनको अभी के अभी पे कर रहे हैं, तो हमें 2 महीने का डिस्काउंट मिल रहा है. सो हाउ मच इज द डिस्काउंट? 1,000. ठीक है. देन ये हमारे हो गए, क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिटर्स को पे कर दिया. कितना पे कर दिया? 59,000. Yes, ma'am. ओके. देन बिल रिसीवेबल सेटल्ड एट अ लॉस. ओके, एट अ लॉस. तो हमें मिला है 37,400 माइनस 1,400, तो कितना हो गया? 36,000. राइट. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नॉर्मल पे ऑफ हो गए. लेट्स चेक कुछ रह तो नहीं गया. उसके बाद हम वो चेक कर लेंगे बाद की सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं, एक्सेप्ट अ फ्यू. तो क्रेडिटर्स की सारी बात हो गई. 25% तो डेटर्स की मदद से सेटल हो गए, और बाकी के 75% को हमने पेमेंट कर दिया. प्रोविजन को पे ऑफ करते नहीं, IFR को पे ऑफ करते नहीं, और वाइफ का लोन टेकन ओवर. राइट, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन. सो लेट्स चेक.
Are we getting the answer with this? मैम एक बार सेकेंड एडजस्टमेंट रिपीट कर दो. Yes, Vijay. Let me repeat. And Kirti, Vijay, you also please tell your doubts. Okay. So second में कह रहे हैं Vijay कि half of the debtors realized. देखिए हमें पता है कि debtors मतलब एसेट को तभी हम रियलाइज करते हैं जब वो हमें कहते हैं. तो आधे डेटर्स ने हमें पैसे दे दिए, ठीक है. जिन आधों ने नहीं दिए उनकी क्या बात है. डेटर्स ने हमें पैसे दे दिए तो वो हमने यहाँ लिख दिया. उसके बाद जो डेटर्स क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए यूज हुए हैं उसकी नो एंट्री. वाई नो एंट्री? बिकॉज ये एक डिसोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अगर एक लाइबिलिटी और एक एसेट का सेटिंग ऑफ होता है तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते. जैसे एग्जाम्पल क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट ले गए, बिल्स पेबल बिल्डिंग ले गए. यस, सो क्रेडिटर्स और डेटर्स का जो सेटिंग ऑफ हुआ है उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे. बट इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बनता है वैसे क्रेडिटर्स जो बच गए उसके बारे में देखो. 80,000 के क्रेडिटर्स में से 25% के क्रेडिटर्स तो ख़त्म हो गए बिकॉज वो डेटर्स से पे ऑफ हो गए हैं. डेटर कौन होता है? डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, तो ये एडजस्ट हो गया आपस में और इसकी कोई एंट्री नहीं होती. जो क्रेडिटर्स बच गए 75% के क्रेडिटर्स बच गए 60,000, उसके बारे में उन्होंने पॉइंट नंबर ई में बोला है कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने पे ऑफ किया है और हमने उनको 2 महीने बाद पे करना था बट हम उनको अभी के अभी पे कर रहे हैं तो हमें 2 महीने का डिस्काउंट मिल गया है. तो हमें फाइनली उनको पे करने पड़ रहे हैं 59,000. बताइए क्या ये बात क्लियर है? दिया? यस मैम. देवस्या? ओके. इससे आंसर देखो आ रहा है. जल्दी से बताइए. मैम 31,500 आंसर. मैम 1,000 का फर्क आ रहा है. अच्छा, एक ऊपर कमीशन भी दी हुई है, वो हमारी मिस हो गई है. वो कमीशन देनी है ना किसी पार्टनर को. यस, प्रदीप को. प्रदीप कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 30,500 का गेन. ठीक है, अब इससे आ गया. बताओ सबका सही है? ये होमवर्क पे थोड़ा टाइम लगा रहे हैं वैसे बिकॉज कुछ डाउट्स तो आप बता ही रहे हैं. बताओ ठीक है? यहाँ तक हो जाएगा ये आगे. मुस्कान? यस मैम. चलो 28 हो गया बच्चों का. इसमें ना एक पॉइंट था जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको वो दिख गया होगा. हियर देखो, एसेट साइड पे भी पार्टनर का लोन दिया हुआ है. आपने नोटिस किया? यस. तो ये कुछ अलग हुआ क्योंकि देखो लाइबिलिटी साइड पार्टनर का लोन दिया होगा तो उसको तो हमको ट्रीट करना आ गया है. उसके 2 केसेस होते हैं. एक तो नॉर्मल बैंक से पे ऑफ, या फिर अगर कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त उसकी डेबिट साइड बड़ी आ रही हो तो फिर उसको लोन को मतलब कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करते हैं. उसके बारे में हमने बात की थी. बट ये तो एसेट साइड आ रहा है, ठीक है. तो इसके लिए आप एक नोट लिखिए. नोट लिखेंगे
लोन गिवन टू अ पार्टनर। देखो एसेट साइड लोन आ रहा है, इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। एसेट साइड अगर आ रहा है, लोन गिवन टू अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड या फिर डेबिटेड टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। देखो ये थोड़ा अलग हो गया ना उससे। इसमें क्या है कि अब हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं वापस, क्योंकि हमने लोन दिया हुआ है, तो उससे एक्चुअल कैश लेने की जगह हम कैपिटल अकाउंट में जहाँ हिसाब किताब लगा रहे हैं ना, वहाँ पे इसको दिखा देंगे कि पार्टनर तुमने हमें ये पैसे देने हैं, तो हम यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट में। ये नोट करिए, और मैं अब आपको ये करके बताती हूँ कि कैसे हो रहा है। क्वेश्चन 28 में हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने कंप्लीट कर भी लिया हो। क्वेश्चन 28 किया है किसी ने कंप्लीट? मैम इसका एक बार ई पार्ट भी एक्सप्लेन कर देना। हाँ वो भी कर दूंगी, ई पार्ट। और ये डेबिट क्यों हुआ है इसका भी मतलब बताऊंगी। एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। जैसे कैपिटल अकाउंट में दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट साइड में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो फर्म ने पार्टनर को देनी हम है। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है अभी भी, और बीच बीच में कर रही है। यहाँ पे जो फर्म ने पार्टनर से लेनी है चीज़ें, तो ये जो लोन हमने पार्टनर को दिया है ना, वो फिर डेबिट साइड आएगा, बिकॉज अब हमने उसकी रिकवरी करनी। ओके देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 28, रियलाइजेशन अकाउंट। नोट कर लो यहाँ तक फटाफट। अच्छा फिर ये लोन को कब्जे में लेना है एज एन एसेट, बताओ। नो मैम। नो, ओ मैम वो अलग से होता है उसका काम। पार्टनर का लोन चाहे जिस भी साइड पे होता है ना, वो आउटसाइड चीज नहीं होती, वो इनसाइड ही होती है। तो जो ये लिक्विडेटर है, ये तो कब्जे में वो चीजें ले रहा है ना, जैसे आउटसाइड लाइबिलिटीज और दूसरे एसेट्स जिनको एक्चुअली अपने मार्केट में बेचना है। स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग। ओके, देन रिजर्व्स का क्या करते हैं? कीर्ति बताइए। कीर्ति, आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। Okay, investments were taken over by A. At 18,000. Fixed assets, stock, debtors realized. तो कैश अकाउंट से फिक्स्ड एसेट्स 29,700, स्टॉक एंड डेटर्स 80,000।
देन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये आपका जैसे पैसे देने हैं तो इधर बताइए बच्चे, समझ आ रहा है, कुछ पता लग रहा है ना ये चीज़ें? ये होमवर्क डिस्कस हो रहा है अभी, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1300। क्रेडिटर्स को हम जब पे ऑफ करने गए तो उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया है, तो कितने पैसे पे ऑफ करने हैं क्रेडिटर्स को? 49,400। 49,400 600 600 ओके 600। राइट। अब लास्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करती हूँ। पॉइंट ई, देखो यहाँ लिखा है 1 bill receivable for ₹1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything, hence the bill had to be met by the firm। क्या मतलब है इसका? बहुत इजी है बच्चे, ये कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लीजिए मैं फर्म हूँ और मैंने किसी को सामान बेचा है उधार पे, तो वो मेरा डेटर बन गया, बट मुझे उस पे भरोसा नहीं है, तो मैंने कहा कि हम अपने बीच में एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, मैं एक बिल बना रही हूँ, तुम उस पे साइन करके मुझे वापस दे दो। तो बताओ उससे मैं क्या बोलूँगी जो मुझे वापस मिला है? बिल रिसीवेबल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल रिसीवेबल। देन अब बिल रिसीवेबल पे तो क्या होता है कि मुझे वेट करना पड़ेगा फॉर 2-3 मंथ्स, जितना भी इसकी डेट है, फॉर द मनी। बट व्हाट इफ आई नीड द मनी राइट नाउ, अगर मुझे पैसों की अभी ज़रूरत है, तो इस इमरजेंसी की सिचुएशन में हिमेश बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? सिंपल 11th का भी कॉन्सेप्ट है। मैम इसको लॉस मान लेंगे। नहीं, डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक। मुझे इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है, तो मैं वेट नहीं कर सकती 2-3 महीनों का, तो मैं बैंक के पास ये बिल लेके जाऊंगी, मैं बैंक को कहूँगी अभी मुझे पैसे दे दो। तो हिमेश बैंक मुझे क्या कहेगा? मैं तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी हूँ। यस, अब आपको याद आया। मान लो इस बिल पे 5,000 लिखे हैं और मैं बैंक को कह रही हूँ मुझे अभी 5,000 दे दो और तुम 3 महीने बाद इससे जाके ले लेना। तो बैंक कहेगा मैं तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी लगता हूँ, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूँ और खुद 3 महीने वेट करूँ, क्यों? तो हम कहते हैं कि चलो ऐसा करो, तुम अपनी कुछ फीस रख लो, डिस्काउंटिंग चार्जेस रख लो। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट है। बट अब अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए, मतलब बैंक ड्यू डेट पे इसके पास गया बट इसने पैसे नहीं दिए, तो बैंक किसके पास आएगा? फर्म के पास, हमारे पास। और हम किसके पास जाएंगे? ड्रॉई के पास। ठीक है, मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री भी बताई थी, रीवैल्यूएशन में ये कॉन्सेप्ट आया था कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट। यस, ड्रॉई को आप अपना डेटर बनाएंगे और बैंक को आप अपना क्रेडिटर बनाएंगे। याद आ गया मुझे सबको? यस मैम। अच्छा, अब इसमें आते हैं, इस लाइन पे आते हैं। यहाँ पे क्या एक्सेप्टर ये होता है, एक्सेप्टर ड्रॉई का ही दूसरा नाम होता है। तो कह रहे हैं कि एक बिल था जो हमने डिस्काउंट करवाया हुआ था और वो डिसऑनर हो गया और एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब अब ये आपको पैसे नहीं देगा, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, तो इससे तो पैसों की उम्मीद तुम छोड़ दो। बट आपके पीछे कौन लगा हुआ है पैसे लेने के लिए? बैंक। तो वो तो हमें देने पड़ेंगे, ये लिखा भी है।
and hence the bill had to be met by the firm. ये तो हो गया इंसॉल्वेंट, इससे तो पैसों की कोई उम्मीद ही मत रखो. अब आपके पीछे बैंक लगा हुआ है तो उसको वही पैसे देने पड़ेंगे. तो नॉर्मल इसको तो एक्सपेंस मान लेंगे सिर्फ. यस, इसको नॉर्मल आपने यहाँ पे जैसे खर्चों में दिखा देना है, बट इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है क्या है ये नॉर्मल आपकी पॉकेट से मतलब 1500 जाएंगे. बात समझ में आई? यस मैम. मतलब ये जो मैंने इतना समझाया है, दिस इज जस्ट फॉर द मीनिंग, अदरवाइज द ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी सिंपल. आप बस पैसे दे दोगे भाई, अब देने पड़ रहे हैं 1500 रुपीज. ओके, चलो देखते हैं एक बार. हमने सब लिख दिया, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, क्रेडिटर्स पेड ऑफ, सब ठीक लग रहा है. चलो आंसर निकालते हैं. क्या आ रहे हो आंसर? 3000 का लॉस. 3000. ओके, पीछे देखो कितना. $3000 का मैम लॉस. 3000 का लॉस. ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं. और इक्वल पार्टनर्स हैं तो 1 1 1. ठीक है, अब क्विकली हम इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. यहाँ तक जल्दी से करिए. Yes, Harshita. Yes, Ashita. Right, Kirti. पल्लवी, वैसे ये हो गया था आपसे क्वेश्चन? यस मैम, बस कैपिटल अकाउंट नहीं बना था. ठीक है, वो लोन की वजह से शायद. ओके, अब जो ये था लोन टू ए, वो हम इधर दिखाएंगे. यहाँ पे हम हिसाब लगा रहे हैं कि ये डेबिट साइड है ना, कि इतना पैसा पार्टनर ने देना है फर्म को.
इसका जो बैलेंसिंग फिगर होती है 2 कैश बाय कैश। मैम बट इसका हम कैश अकाउंट में दिखा नहीं सकते प्लस साइड कि हमारे पास पैसा आ रहा है। देखो जी, दिखा तो सकते हैं वैसे भी, उसमें भी एज सच कुछ हार्म नहीं है, बट देखते हैं इनका आंसर कैसे आया है और फिर वही हमारा फाइनल ट्रीटमेंट रहेगा। दिखा तो सकते मैम हैं ए का 15,000 बिकॉज क्या है, जैसे जब लाइबिलिटी वाला होता है वो भी हम वहीं से दिखाते हैं, राइट। कितना बता रहे हो दिया? 15,000 नहीं 15 तो नहीं है। मैम ए का हाँ 24,000 आ रहे मेरे राइट। एंड मैम बाकियों का 28 और 18। राइट। $18,000 की इन्वेस्टमेंट लेके था ना एक। मैम 15,000 आ रही था। मैम आपने जो यस मैम 15 15 आ रहा है ना, राइट। देखते हैं क्या है। एक तो अगर 10 को यहाँ से हटा देंगे, चलो फिर रह गया 25। और बाकी सबका चेक करो, उनका ठीक आ रहा है। मैम बी का 28 राइट और सी का 18। राइट। मैम लोन 1,000 का नहीं है? नहीं मुझे तो 10 का ही दिख रहा है। लोग तो 10 का ही है मैम। बच्चे एक बार ना कहीं ऐसा भी होता है समटाइम्स, कहीं मिसप्रिंट ना हो, मैं चेक कर लेती हूँ, टोटल से पता लग जाएगा। नहीं लोन तो 10 का ही दिख रहा है, 10 का ही सही आ रहा है अगर उसको टोटल करें तो। Devasya, I have written on the credit side, this is reserve. $28 और 18। अगर लोन को हटा भी दें तो भी कितना आ रहा है? 25। यस मैम। यस मैम। कुछ तो गड़बड़ है। एक बार बैंक अकाउंट बना के देखते हैं। कैश अकाउंट है इधर, बैलेंस BD 3700, ये दोनों इधर आ जाएंगे। ए का भी मैं देखती हूँ क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं। 28,000 B की है, 18,000 C की है। मैम होता है मैच 15,000 से। 15 से हो रहा है यस मैम। और वो वैल्यू यार ये 113,400। मैम वो आ रही है 10 एक सेकेंड। हो सकता है कुछ एरर हो लिखने में। यस मैम 113,400। बस फिर तो पक्का हो गया कि इन्होंने गलत दिया हुआ है। एक बार निकाल के देख लेते हैं।
52,400, 1,09,700. अगर हम अपना ही ले लें 15,000, देखें अब कितना आ रहा है. ये तो आ गया. Yes, Vijay, I'm here only. आ गए दोनों साइड्स का आंसर. कैन यू सी मी? यस मैम. ठीक है जी, इसका आंसर चेंज करो, पीछे 15 करो ए का. मैम लोन करना है 15 का. नहीं, ये अच्छा, कैपिटल. हाँ, दिस वन. $1,13,400, the total of both the sides. अब मैं एक ऐसा लोन एसेट साइड पे जो दिया होता है वैसा आपको होमवर्क में भेज रही हूँ. ठीक करिए अच्छे से. यस, बताइए यहाँ तक हो गया है? यस शिवम, आशिता, हर्षिता, हिमेश. यस मैम. चलो अब वो स्कैनर वाला क्वेश्चन देखते हैं. मैम फिर लोन को कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे ना सिर्फ. ओनली देयर, वो अपने आप एडजस्ट हो गया और अपने आप ये जो वैल्यू आई ना 15 की, उसमें उसका इफेक्ट आ चुका है. मैम इसका नोट दिखाना 1 मिनट लोन वाले का. हाँ जी, लोन वाले का नोट जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन भेजा है ना ग्रुप पे, उसके भी ऊपर बाय चांस फोटो में वो भी आ गया जहाँ पे ये लिखा हुआ है, लोन गिवन टू अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट. ओके, तो ऐसे जो स्कैनर का क्वेश्चन था, अब ऐसे तो मतलब आंसर दिया हुआ था तो आप उसको किसी तरीके से बस कर लिया होगा आपने, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें बिल्कुल फेयरली ऑनेस्टली करना है. यस, देख लिया कुशिका आपने ये? यस मैम. चलो यस. सो अब हम स्कैनर क्वेश्चन कर रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Michael Jackson and John were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1:1. ठीक है, नॉर्मल पहले करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है. पहले
कब्जे में ले लेते हैं एसेट्स। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स। डेटर्स है 48,400, स्टॉक 16,000, furniture 2,000 and sundry assets 34. Liabilities, creditors, provision, creditors में 11,500, provision में 2,400, लोन भी है। ये लोन पार्टनर का नहीं है तो ये नॉर्मल है, लाइक अ बैंक लोन। Then Michael was to take over furniture at 2,600. So Michael's capital account 2,600. Debtors amounting to 40,000 at 34,400. जितने पे पार्टनर लेके जाता है जिस वैल्यू पर, वो वैल्यू शो करते हैं। तो माइकल फर्नीचर और डेटर्स भी लेके जा रहा है। डेटर्स एट 34,400। क्रेडिटर्स भी वो लेके जा रहा है। माइकल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। Jackson was to take over all the stock at 14,000 and some of the other sundry assets at 28,800, being 10% less than the book value. Now यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है। एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम ये जो माइकल क्रेडिटर्स लेके गया है 10,000 के, हाँ जी। वैसे ओवरऑल 11,000 1,500 के हैं। Right. 11,500, तो बाकी का 1,500 हम पे करेंगे ना अभी भी? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, अच्छा क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 लिखा है। यस, मतलब 10,000 के ही लेके जा रहा है और 10,000 पे ही लेके जा रहा है। राइट, 1,500 के पड़े हैं ना? राइट राइट, ओके। देन जैक्सन स्टॉक ले गया है, Jackson's capital account, and Jackson ही कुछ और भी assets ले गया है। जिस वैल्यू पर वो लेके जाता है that is important। Jackson's capital account 28,800। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका क्या काम है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट से बताऊंगी। So, John was to take over the remaining sundry assets at 90% of the book value and assumed the responsibility for the discharge of loan। वो अगली लाइन है, अब ध्यान से देखिएगा उसे। नोट में आप नीचे ये लिख सकते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो। मैंने पॉइंट नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया है। ओके, यहां तक हो गया, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ जी, हो गया यहां तक? यस मैम। चलो, Yes, ma'am. अब ये जो सन्ड्री एसेट्स है ना विषय 34,000 के टोटल बैलेंस शीट में जो दिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही है। पहले तो इन्होंने कहा है कि जैक्सन इसमें से कुछ एसेट्स ले गया है और वो लेकर गया है उन्हें 28,800 का।
और आगे लिखा है कि जॉन जो है वो बाकी के सन्ड्री एसेट्स लेकर जाएगा और वो लेकर जाएगा 90% ऑफ द बुक वैल्यू पर, 90% ऑफ बुक वैल्यू। पहली बात तो बुक वैल्यू और जिस वैल्यू पे वो लेके गया है वो अलग अलग हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट आ रहा है। जैक्सन जिस वैल्यू पे सन्ड्री एसेट्स को लेकर गया है वो तो 28,800 है, बट इसकी जो बुक वैल्यू है ना, मुझे वो जाननी है। आई वॉन्ट टू नो इट्स बुक वैल्यू। वाई डू आई वॉन्ट टू नो इट्स बुक वैल्यू? बिकॉज देन आई गेट टू नो कि रिमेनिंग कितने एसेट्स बचे, क्योंकि जॉन रिमेनिंग लेके जा रहा है और फिर जो वो रिमेनिंग बचे वो उसे 90% पे लेके जा रहा है। फिर से सुने, जैक्सन सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है एट 28,800, बट उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, दैट आई वॉन्ट टू नो, because then I want to calculate the remaining sundry assets which John is taking over at 90% of book value। मतलब ये जो remaining की वैल्यू होगी, बुक वैल्यू होगी, उसका 90% पे वो लेके जा रहा है। अब उन्होंने ब्रैकेट में आपको कुछ बताया था, being 10% less than the book value, मतलब जैक्सन ने जो टोटल एसेट्स वो लेके गया है उसकी बुक वैल्यू अगर x थी तो वो उन्हें 10% कम पे लेके गया है और वो लेके गया है एट 28,800। फिर से सुनिए उसे, जैक्सन कुछ एसेट्स लेके गया है और किस वैल्यू पे लेके गया है दैट वी नो, 28,800, बट उसकी बुक वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता, बट वी वॉन्ट टू नो इट। वाई डू वी वॉन्ट टू नो इट? ऐसे मैं बोल चुकी हूँ वो, बट लेट मी से इट अगेन। पहले ये देखो, वो कह रहे हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है, बीइंग 10% लेस दैन बुक वैल्यू, यानी इन एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू होगी ना उसका 10% कम करके जैक्सन इसे लेके गया है और वो लेके गया 28,800 पे। तो आप बता सकते हो कि इनकी बुक वैल्यू कितनी होगी इन एसेट्स की 32,000। जो जैक्सन लेके गया है? 32,000। ओके, 32,000 आ रहा है सबका? यस मैम। ठीक है। अब रिमेनिंग कितने बचे? 34 में से 32 वाले बुक वैल्यू वाले तो ये ले गए। सॉरी, फिर से बोलिए। 2,000। अब वो इसको 90% पे लेके जा रहे हैं, तो कितने पे लेके जा रहे हैं? 1800। यस, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। वी वांट टू नो कि जॉन एसेट्स को कितनी वैल्यू पे लेके जा रहा है, एंड फॉर दैट इतना काम हमें करना पड़ा है। अब मैं इसे रिपीट करूंगी, बट यू ऑल्सो ट्राई टू थिंक ये क्या हुआ है। तो कुछ हमारे पास सन्ड्री एसेट्स है, मिक्स्ड एसेट्स है, उनकी टोटल बुक वैल्यू क्या होता है? जो बुक्स में वैल्यू आ रही है वो बुक वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को हम अपने अकाउंट्स में शो करते हैं। नाउ टोटल बुक वैल्यू 34,000 है और इसमें से कुछ एसेट्स जैक्सन ले गया है और कुछ एसेट्स जॉन लेके गया है। हमें ये पता है कि जैक्सन कितनी वैल्यू पे लेके गया है और ये पता है कि जो भी टोटल बुक वैल्यू थी ना एसेट्स की, उसमें से वो 10% रिड्यूस करके उनको लेके गया है।
तो हम निकाल सकते हैं कि जो एसेट्स जैक्सन लेके गया उसकी बुक वैल्यू क्या रही होगी. एंड व्हाई डू वी वांट टू नो दिस? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द रिमेनिंग एसेट्स विच जॉन हैज टेकन ओवर. अब रिमेनिंग एसेट्स, ध्यान दीजिएगा, मैं रिमेनिंग एसेट्स 34,000 माइनस 28,800 करके नहीं निकाल सकती, बिकॉज 34,000 की तो बुक वैल्यू है और 28,800 की बुक वैल्यू नहीं है. बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करना लॉजिकल है, कोई और वैल्यू नहीं. तो इसमें से 32,000 की बुक वैल्यू वाला जैक्सन ले गया, बचा 2,000 की बुक वैल्यू वाले एसेट्स, वो जॉन लेके गया एट 90%. तो कितने पे लेके गया जॉन? बताओ पल्लवी, कितने पे लेके गया जॉन? हिमेश? यस मैम, 1800 पे. राइट. ये मैंने अभी आपसे समझना है. सभी बच्चे तैयार हो जाओ, किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ ये क्या हुआ है. Then and assumed the responsibility for the discharge of loan. वो सिंपल है. वैसे जो लोन है वो भी जॉन टेक ओवर कर रहा है. ओके. अब बच्चे इसमें जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो मेरा आज का टॉपिक है. वैसे द एक्सपेंसेस वर पेड बाय जॉन, वो मेरा आज का टॉपिक है. तो हो सकता है मैं इसको अभी यहीं छुड़वा दूंगी. एक पॉइंट कर लेते हैं और फिर मैं वो टॉपिक करा के फिर इसको कंप्लीट करूंगी. द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू. देखो ये क्या होता है, डेट कलेक्टिंग एजेंसी क्या होती है कि अगर आप ये सिरदर्दी नहीं लेना चाहते ना कि अब कौन डेटर से पैसे निकलवाएगा, तो आप अपने डेटर्स एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच देते हो. क्या मतलब? मान लीजिए मेरे डेटर्स हैं 50,000 रुपीज के, बट मुझे ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं इनसे कैसे पैसे निकलवाऊं, एंड मुझे जल्दी भी है. लेट्स से फर्म बंद हो रही है तो जल्दी तो है ही. तो आपने ये डेटर्स एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच सकते हो. अब लेट्स से इनके बीच में क्या डील होगी, क्या बात होगी इनके बीच में. डेट कलेक्टिंग एजेंसी कहेगी मैं तुम्हारे ये डेटर्स 45,000 में खरीदने को तैयार हूँ. अच्छा, मुझे क्या फायदा होगा? मुझे तो एक्चुअली लॉस ही हो रहा है देखने में तो कि 5,000 कम पैसे मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं विलिंग हूँ. वाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू द हेडेक कि मैं एक एक बंदे से पैसे निकलवाऊँ. दूसरा, आई डोंट हैव मच टाइम. सो हो सकता है ये डील मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि ठीक है तुम मेरे 50,000 के डेटर्स रखो, 45,000 रुपीज मुझे दे दो. अब डेट अगर बैड डेट्स होंगे इसके बाद वो उसका है. अब मैं वही आने वाली. अब डेट कलेक्टिंग एजेंसी बचे, इसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं. अब इसके पास तो मोटे मोटे बाउंसर्स भी हैं जो लोगों को डरा धमका सकते हैं कि पैसे निकालो. तो हो सकता है ये पूरे के पूरे 50,000 निकलवा ले. तो इसके कितने का फायदा हो गया? 5,000 का. हो सकता है ये 47,000 निकलवा पाए, हो सकता है 46,000 निकलवा पाए, हो सकता है ये 40,000 ही निकलवा पाए. तो वो तो फिर इसको देखना है. वो तो फिर हर बिजनेस में प्रॉफिट लॉस का ऑप्शन तो होता ही है. बट डेट कलेक्टिंग एजेंसी को विश्वास होता है कि हाँ हम पैसे निकलवा ही लेंगे, तो उनके लिए ये डील मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिटेबल ही होती है. तो इसी तरह से वैसे हमने अपने रिमेनिंग डेटर्स, अब देखें डेटर्स के बारे में पहले क्या बोला हुआ था. कितने के डेटर्स माइकल ले गया था?
बुक वैल्यू बताना, 34,400। बुक वैल्यू 32,000। तो टोटल डेटर्स कितने के थे बैलेंस शीट में? 48,400। 40,000 के लेके। हाँ, 40,000 की बुक वैल्यू वाले तो ले गया माइकल, बचे 8400। अब ये जो बचे हैं इसको हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को अभी बेच दिया है कितने रुपए में? 50% में। तो कितने रुपए आ गए मेरे पास हिमेश? 42 में। तो ये बैंक अकाउंट से मेरे पास अभी आ जाएंगे पैसे 4200। बताओ क्या ये बात समझ में आई? और फिर से बताना। हाँ, मैं ये सब दोबारा बताऊंगी, बस मैं एक पॉइंट छोड़ रही हूँ बच्चे अभी के लिए, एंड दैट इज ये जो मैंने मार्क किया है, बस ये पॉइंट मैं अभी आपको आज की क्लास में कवर करवाऊंगी, बट अभी नहीं करवाया। बाकी मैं सब रिपीट भी करूंगी और ये वाला बाद में कंप्लीट कर लेंगे। अभी एक पॉइंट रह गया वैसे, जैसे जो हमें हिमेश ने बताया था 11,500 के क्रेडिटर्स में से कितने के क्रेडिटर्स माइकल ले गया है? 10,000। और ध्यान दीजिएगा वो 10,000 के ही लेके गया है और 10,000 पे ही लेके गया है। ऐसा नहीं है कि वो 11,500 के क्रेडिटर्स को 10,000 में ले गया है, नहीं, लैंग्वेज से पता लगेगा। पढ़ो एक बार। एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 मतलब 10,000 के ही क्रेडिटर्स की बात हो रही है, वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस वैल्यू। तो वो इसमें से सिर्फ 10,000 के क्रेडिटर्स को ही लेके गया है, बाकी कितने बचे हैं 1,500। उनको अभी हमें पे ऑफ करना है यूजिंग आवर सेम रूल, वही वाला कि सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे लिखो चाहे नहीं, एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक प्रोविजन लाइक IFR। अब मैं रिपीट कर रही हूँ सारा क्वेश्चन, और ये देखो पेपर में आया हुआ है, आप समझ सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस कई बार हाई भी जाता है। चलो लेट मी रिपीट। सो पहले जो हमने सारे एसेट्स जो भी हमने कब्जे में लेने थे ले लिए, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट्स, और लायबिलिटीज को भी आपको इतना तो पता ही है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन, लोन, इनको हमने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब पहला पॉइंट पढ़ो फिर से। माइकल वॉज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 2600। फर्नीचर माइकल ले गया 2600 का, नॉर्मल है, पार्टनर एसेट ले गया। देन एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 एट 34,400। मतलब एक्चुअली अगर बुक वैल्यू देखें डेटर्स की तो वो 40,000 है, बट माइकल उन्हें 34,400 में लेके गया है। तो यहाँ तो मुझे वो वैल्यू लिखनी होती है जितने पे पार्टनर लेके जाता है, बुक वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी होती, वो तो कैलकुलेशंस में कहीं यूज हो सकती है। तो वो 34,400 में लेके गया। देन जैक्सन was to take over all the stock at 14,000। तो स्टॉक ले गया 14,000, नॉर्मल है, एसेट ले गया पार्टनर। एंड सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट्स एट 28,800। और जैक्सन कुछ और भी सन्ड्री एसेट्स लेके गया है और वो इस वैल्यू पे लेके गया। अगेन रिपीटिंग कि यहाँ तो वो वैल्यू लिखनी होती है जिसपे पार्टनर लेके जाता है, दैट इज 28,800। देन John was to take over the remaining assets at 90% of the book value। इसके लिए जब हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। टोटल जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो 34,000 के हैं, जिसमें से कुछ जैक्सन ले गया है, कुछ जॉन ले गया है। ये तो हमें पता लग ही रहा है पॉइंट से, कुछ जैक्सन ले गया है, कुछ जॉन ले गया है। जैक्सन जिस वैल्यू पे एसेट्स को लेके गया है दैट इज 28,800।
but that is not the book value of those assets. How do we calculate the book value? We can, because उन्होंने बोला है कि जिस वैल्यू पे भी वो लेके जा रहा है वो उसकी बुक वैल्यू का 10% कम है. जिस वैल्यू पे वो लेके जा रहा है वो उसकी बुक वैल्यू का 10% कम है. तो वी डोंट नो द बुक वैल्यू, लेट इट बी x. x का 10% कम होके 28,800 आया है. तो इससे हमने x कैलकुलेट किया 32,000, यानी कि जैक्सन 32,000 के एसेट्स को 28,800 में लेके जा रहा है. बाकी जो बुक वैल्यू बची है एसेट्स की, दैट इज 2,000. अब 2,000 के एसेट्स जॉन लेके जा रहा है एंड वो 90% वैल्यू पे लेके जा रहा है. तो इसका 90% बनता है 1,800. उसके बाद एंड अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन. तो लोन भी लेके जा रहा है पार्टनर, नॉर्मल लायबिलिटी लेके जा रहा है. फिर मैंने लास्ट पॉइंट ये समझाया कि जो मेरे रिमेनिंग डेटर्स हैं उन्हें हमने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया है, जिसका मैंने मतलब भी बता दिया आपको. अगर आप ये सिरदर्दी नहीं उठाना चाहते कि कौन डेटर से पैसे निकलवाएगा और आपको जल्दी भी है, तो आप अपने डेटर्स को बेच देते हो एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को. वो आपको एक जो भी आप डिसाइड करते हो उतने पैसे दे देती है. अब कितने के डेटर्स मैंने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेचे हैं ये देखना पड़ेगा. तो टोटल डेटर्स जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं वो हैं 48,400, जिसमें से बुक वैल्यू, ध्यान दीजिएगा बिकॉज ये बुक वैल्यू है तो इसमें से बुक वैल्यू को ही आपने देखना है. 40,000 की बुक वैल्यू वाले डेटर्स माइकल ले गया है, तो इसमें से 40,000 वाले डेटर्स तो गए. बचे 8,400 के डेटर्स, और वो हमने किससे बेच दिए हैं बताइए? शिवम. तो 8,400 के डेटर्स हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिए, बट एट 50% वैल्यू, सो दैट इज 4,200. और डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेचे मतलब अभी के अभी आपके पास पैसे आ रहे हैं. बताओ, इतनी बात कुछ क्लियर है? यस मैम. अब विषय मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी तक तो हम होमवर्क ही डिस्कस कर रहे थे. और ये जो टॉपिक है ये पूरा तो आज नहीं ख़त्म होगा, इस पे एक क्लास और लगेगी और अगली क्लास में आपका टेस्ट है रिटायरमेंट और डेथ का. तो जितना हो सकता है आज उतना करेंगे. चलिए, टॉपिक का नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या कई बार इनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. मैं क्या बताना चाह रही हूँ, पहले तो मैं आपको इन दो वर्ड्स का मतलब बताना चाहती हूँ. पे करना और बियर करना. पे करना पैसे और बियर करना पैसे. मान लीजिए, अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ. हिमेश और शिवम की मैं सिचुएशन दे रही हूँ क्योंकि इनका टेस्ट भी सेम सा ही लगता है. अब मैंने आपको अलग अलग स्लॉट में रखना है. सो लेट्स से ये दोनों आए वीसीसी और शिवम के पास रजिस्टर खत्म हो गया. ठीक है, रजिस्टर खत्म हो गया और बाय चांस ही इज नॉट इवन कैरिंग कैश, he is not carrying any money also.
तो ये हिमेश को कहते हैं कि तुम अभी दे दो 50 रुपीज शॉपकीपर को और मैं तुम्हें कल वापस कर दूंगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कौन खर्चे पे कर रहा है और कौन खर्चे बियर कर रहा है। हिमेश बेयर कर रहा है, शिवम पे करेगा। नहीं, हिमेश पे कर रहा है एंड शिवम बेयर करेगा। यस यस, यस मैम। बियर का मतलब है कि किसको बर्डन लेना है उस खर्चे का, और पे हो सकता है कोई और कर रहा हो फॉर द टाइम बी। तो इस केस में जो मैंने आपको अभी बताया, पे तो हिमेश कर रहे हैं अभी अपनी पॉकेट से, बट एक्चुअली वो खर्चा बिलोंग करता है शिवम को, तो बियर तो शिवम को ही करना है। तो आज नहीं तो कल शिवम को ये पैसे हिमेश को वापस करने हैं। तो इनका इस 50 रुपीज का जो बर्डन है वो शिवम पे पड़ना है, क्योंकि शिवम का रजिस्टर है ना, और राइट नाउ पे हिमेश कर रहे हैं। यानी कि जो पर्सन पे करता है और जो पर्सन बियर करता है वो अलग अलग हो सकते हैं। बट अगर शिवम ने रजिस्टर खरीदना है और शिवम ने पे कर दिया 50 रुपीज जैसे नॉर्मली, तो फिर पे कौन कर रहा है और बियर कौन कर रहा है? राइट, तो वो सेम भी हो सकता है। एक पर्सन जो पे कर रहा है हो सकता है वही बियर भी कर रहा हो, वो तो होता ही है ना नॉर्मली। आपने रजिस्टर खरीदा मार्केट से, अपने लिए खरीदा है, आपने पैसे पे किए, तो आप ही पे कर रहे हैं और आप पे बर्डन भी है उस खर्चे का। तो जो पर्सन पे करता है पैसे और जो पर्सन उसको बियर करता है वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। पहले तो ये आप बात समझें, पर्सन सेम भी हो सकते हैं जो पे कर रहा है और जो बियर कर रहा है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो बियर करना मतलब उस खर्चे को उठाना, उस खर्चे का बर्डन लेना, दैट इज बियर करना। बताओ पहले तो क्या ये बात आपको समझ में आई है? यस। तभी हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे, पे बियर, बट ये कोई मुश्किल नहीं है समझने। हो सकता है अभी किसी की पॉकेट से पैसे निकल रहे हो बट वो खर्चे बिलोंग किसी और को करते हैं, ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया। नाउ लेट मी क्लियर कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ। तो जी हमें टोटल 4 सिचुएशंस बनानी है, 4 सिचुएशंस बनानी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। क्या है वो 4 सिचुएशंस? सिचुएशन 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी हैं वो पे फर्म कर रही है और बियर भी फर्म कर रही है। दिस इज माई फर्स्ट केस। मैं इसका मतलब बताऊंगी, पहले लिख लो। सिचुएशन 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे फर्म कर रही है बट बियर पार्टनर कर रहा है। अभी बताऊंगी इसका मतलब। सिचुएशन 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे पार्टनर कर रहा है और बियर भी पार्टनर कर रहा है। सिचुएशन 4 आप गेस करो। पे पार्टनर कर रहा है, बियर फर्म करती है। राइट, एक वही केस बचता है।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे पार्टनर कर रहा है और बियर फर्म कर रही है। पहले इतना लिख लो। ओके, 4 सिचुएशंस हैं, आराम से लिख लो। ऐसे ही आपको बहुत हेल्प करेगा ये चार्ट। चलो, अब इसका मतलब क्या है? देखो जी, पे फर्म कर रही है, बियर फर्म कर रही है, मतलब फर्म की पॉकेट से निकल रहा है और फर्म को ही देना भी था ये खर्चा। फिर तो नॉर्मल सिचुएशन है। मैं आपको क्या सिखा रही हूँ विषय? मैं आपको सिखा रही हूँ इनकी जर्नल एंट्रीज, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जर्नल एंट्रीज एज सच भी पूछी जा सकती हैं आपसे, और अगर ये बात किसी बड़े क्वेश्चन में है जिसमें आपको रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है, उसमें भी आपको बहुत मदद करेगी। आपको ये 2 बातें याद रखनी है। आपको 2 बातें याद रखनी है और बस कुछ और ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। पहली बात आपको क्या याद रखनी है? देखो जी, हम सारी बातें फर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं, राइट? जो भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, वो फर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो अगर रियलाइजेशन के खर्चे फर्म पे कर रही है तो जर्नल एंट्री में टू बैंक अकाउंट तो आना ही चाहिए। लेट मी रिपीट, क्योंकि हम सारी बातें फर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो जहाँ पे भी खर्चे फर्म की पॉकेट से निकल रहे हैं वहाँ क्या आना चाहिए? मैंने आपको क्या बताया? जर्नल एंट्री में टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट तो समझते हैं ना, अब 12th के बच्चे हो गए हो, मतलब पैसे जा रहे हैं फर्म से। टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो मेरे साथ साथ बच्चे, जहाँ पे भी फर्म पे कर रही है ना, वहाँ पे पहले हम जर्नल एंट्री में टू बैंक तो लिख ही देते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच लॉजिकल। बताओ, यहाँ पे क्या फर्म की पॉकेट से पैसे जा रहे हैं फर्स्ट सिचुएशन में? Yes, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जो भी एंट्री होगी उसमें ये तो होगा ही पक्का, क्योंकि फर्म की पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट लिख दो। अगले केस में क्या फर्म की पॉकेट से पैसे जा रहे हैं? Yes, ma'am. तो क्या लिख दें एंट्री में? Two bank account. अगले में क्या फर्म की पॉकेट से जा रहे हैं? No, ma'am. अगले में क्या फर्म की पॉकेट से जा रहे हैं? No, ma'am. ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक बात मैंने आपको कहा है कि आप याद रखेंगे, और ये बहुत सिंपल है कि अगर फर्म की पॉकेट से खर्चे हो रहे हैं, फर्म की पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं, तो हमें टू बैंक तो लिखना ही लिखना है एंट्री में, एंड दिस इज वेरी मच लॉजिकल। यहां तक लिखो। अब सेकंड बात जो आपको याद रखनी है बच्चे, सेकंड बात ये है कि अगर खर्चे फर्म बियर कर रही है, अगर खर्चे फर्म बियर कर रही है, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज फर्म के
फर्म के सारे चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट से ही होती हैं डिसोल्यूशन के समय। जैसे आपने यहाँ पे देखा भी है विषय, जहाँ पे भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आए हैं उन्हें हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे शो किया है। तो मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे भी फर्म बियर कर रही है खर्चे, तो ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली ये खर्चे फर्म के हैं, हमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। लेट मी रिपीट, जहाँ पे भी फर्म बियर कर रही है खर्चे, वहाँ पे वो खर्चे दिखाने के लिए कि हाँ ये फर्म के हैं, वो उसके लिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो बताइए, क्या यहाँ पे फर्म बियर कर रही है खर्चे? यस मैम। तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। नॉर्मल बच्चे जैसे 11th में करते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, है ना, तो एक्सपेंसेस दिखाने के लिए कि अच्छा ये फर्म के हैं, इसलिए हम रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं। बताओ, क्या यहाँ पे फर्म बियर कर रही है? नो मैम। क्या यहाँ पे फर्म बियर कर रही है? नो मैम। क्या यहाँ पे फर्म बियर कर रही है? तो हमें पक्का पक्का क्या याद रखना है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यस, अगर आपने ये दो बातें याद रख ली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये दो बातें भी नीचे लिख देती हूँ। अगर फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट होना ही चाहिए। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो पता ही है ना बात हमें, क्रेडिट होना चाहिए। और जो दूसरी बात मैंने बताई, अगर फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर रही है तो जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि वो खर्चा फर्म का है, फर्म को बिलोंग कर रहा है। ये दो बातें हमें याद रखनी है, बट अभी एंट्रीज कंप्लीट करनी है। अवश्य बस थोड़ी सी बात रह गई है। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी बातें हम फर्म के पर्सपेक्टिव से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पे फर्म कर रही है, बियर पार्टनर ने करने हैं, मतलब एक्चुअली पार्टनर ने पैसे देने थे बट अभी फर्म दे रही है। तो फर्म पार्टनर से कहेगी कि मैं तुमसे ये पैसे लूंगी फ्यूचर में, क्योंकि क्योंकि ये देने तो तुमने थे बट दे मैंने दिए, तो मैंने ऐसे ही नहीं दे दिए, मैं तुमसे रिकवर करूंगी, तो मैं तुम्हें अपना क्या बनाऊंगी? यस, डेटर बनाना मतलब डेबिट करना। तो यहाँ पे आप उस पार्टनर का नाम लिख के उसको एज अ डेटर बना रहे हो। सिंपल बच्चे, फिर से, वैसे खर्चे पार्टनर ने करने थे बट अभी फिलहाल फर्म ने कर दिए, तो फर्म कह रही है कि मैं तुमसे रिकवर करूंगी, ये खर्चे मेरे नहीं है, ये तुमने करने थे,
तो मैं तुमसे रिकवर करूंगी, मतलब मैं तुम्हें अपना डेटर बनाने लगी हूँ। तो डेटर बना दिया है, डेबिट कर दिया है। अब मैं एक बार केस 4 पे आ रही हूँ सीधा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पे पार्टनर ने की है, बट एक्चुअली ये खर्चे बियर फर्म ने करने थे। तो देने तो फर्म ने थे, बट अभी किसने दे दिए? तो अब फर्म क्या कहेगी? अब फर्म क्या कहेगी? क्रेडिटर। यस, कि मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी, एक्चुअली ये मैंने देने थे, मैं फर्म हूँ, बट तुमने दे दिए अभी, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो आप पार्टनर को अपना क्रेडिटर बना दोगे, यानी क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिटर बना दोगे यानी क्रेडिट कर दोगे। कितना सिंपल है अगर आप लॉजिक से समझे एक एक स्टेप। आपने क्या याद रखना है, फर्म की पॉकेट से निकल रहे हैं तो टू बैंक, फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट, और बाकी अगर पार्टनर्स को डेट बनाना है या क्रेडिटर बनाना है, दैट डिपेंड्स। अच्छा, अब ये जो है मुझे, ये खर्चा पार्टनर ने बियर करना था और पार्टनर ही पे कर रहा है। बताओ फर्म को क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? नो मैम। नो, इसके लिए हम करेंगे नो एंट्री। और आपको कुछ याद आ रहा है इससे? हमने लास्ट क्लास में कुछ किया था ऐसा। कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था ना कि एक पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं और हमने उसको कहा है कि तुम ही खर्चे भी देखना। फिर जब एक्चुअली खर्चे हुए तो हमने उसकी कोई एंट्री नहीं करी थी। तो इसमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को भी कोई फर्क नो नहीं नो पड़ेगा? नो, यही हमने लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाहर के बाहर हो जाएगा काम, क्योंकि फर्म ने इसका कुछ भी नहीं करना, ये तुम्हारे खर्चे हैं, तुम पे करो, दैट्स इट। फर्म को वो शायद बताएगा भी नहीं, तो फर्म से जब उसका कोई लेन देन ही नहीं है इस एंट्री के लिए, तो ये कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाएगा। ओके पर ऐसे नहीं ये टॉपिक बच्चे खत्म होगा जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनफ। ये ऐसे तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते टॉपिक को, बट यहाँ तक समझे अभी। मैं फिर आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज भी करवाऊंगी, बड़े क्वेश्चंस में भी करवाऊंगी। 2 बातें और लिख लें नोट में। If the question is silent, then we assume that realization expenses are borne by the firm। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि खर्चे कौन बियर कर रहा है, तो बताइए कौन बियर करेगा? फर्म। ठीक है, ये हमारी हिडन अजम्पशन होती है। एक और अजम्पशन, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करता है, बियर कर रहा है, लिखते हैं बियर कर रहा है, वही पे भी करेगा। अगेन अगर क्वेश्चन साइलेंट है और उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कौन पे करेगा, तो आपको ये मानना है कि जो बियर कर रहा है
वही पे कर रहा है। ये भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज जब आएंगी तो इन अजम्पशंस को मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे इनको यूज करते हैं। हमें दोनों में डिफरेंस Yeah. है नोट। यस, इन दोनों में देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली मतलब हो सकता है आपको अभी ऐसे दिख ना रहा हो, बट डिफरेंस है। सपोज लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, बस। तो कौन बियर कर रहा है? तो ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, फर्म बियर कर रही है। अच्छा, तो कौन पे कर रहा है? वो आपने इससे कहा है कि जो बियर कर रहा है वही। पे कर रहा है। अब मैं एक और पूछती हूँ, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर बियर कर रहा है खर्चे, बट पे के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो कौन पे कर रहा है? पार्टनर। यस, देयर इज अ डिफरेंस इन दीज 2 पॉइंट्स। लाइक शायद आपको क्लियर हुआ इस बात से। अगर क्वेश्चन हम में अगर पार्टनर पे कर रहा है अगर पार्टनर और पे कर, पेयर के बारे में कुछ ना दिया हो, फिर तो वो फर्म ही बियर करेगी, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है। ओके। या तो इन 2 पॉइंट्स में विजुअली आपको लग सकता है कि कोई फर्क नहीं है, बट एक्चुअली फर्क है। जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000, बस कुछ नहीं बताया कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, तो पहली अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप मानोगे कि फर्म बियर कर रही है। ठीक है, बियर का हो गया। अब कौन पे कर रहा है? तो दूसरी अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप मानोगे कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है, मतलब फर्म बियर कर रही है, फर्म पे कर रही है। सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर बियर कर रहा है, पर पे के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो सेकंड पॉइंट को यूज करते हुए हम कहेंगे कि जो बियर कर रहा है वही पे कर रहा है, यानी पार्टनर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। तो इन 2 पॉइंट्स में डिफरेंस है, जो कि और क्लियर होगा व्हेन वी डू द एंट्रीज। ठीक है, तो मैं जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड वो करवाऊंगी। अब मतलब होमवर्क में दूंगी, जाते जाते आप मुझे इसकी एंट्री बता के जाओ। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 वर पेड बाय जॉन। मुझे बताओ बियर कौन कर रहा है? यस, आपको कैसे पता? मैम क्योंकि लिखा नहीं हुआ। करेक्ट। अब इसकी एंट्री बताओ मुझे। मैंने क्या बोला था जब? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वेरी गुड। मैंने आपको बोला था कि जब फर्म बियर करेगी तो आप रियलाइजेशन को पक्का पक्का डेबिट करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली फर्म ने खर्चा करना था, बट राइट नाउ पार्टनर ने दिया है, तो फर्म कह रही है चलो ठीक है मैं तुमको वापस कर दूंगी, मैं तुमको अपना क्रेडिटर बना देती हूँ। तो ये जॉन का नाम लिखेंगे, टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट। ये इसकी एंट्री है। तो बच्चे देखो, रियलाइजेशन डेबिट पे है, डेबिट पे आ जाओ, लिख दो ऑपोजिट चीज। ऑपोजिट में क्या है? जॉन्स कैपिटल। तो अब ये हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जॉन्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 600 के, बस। अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बताओ क्या कोई बात क्लियर हुई है? यस मैम। मैं एक बार ये रिपीट कर रही हूँ जी क्विकली। एक्सपेंसेस पे जॉन ने किए हैं, बट बियर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैंने आपको नोट लिखवाया कि जब कुछ नहीं बोला होता तो फर्म बियर करती है, तो फर्म बियर कर रही है और पार्टनर पे कर रहा है। फिर मैंने आपको बोला था कि जब भी फर्म बियर करेगी तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। पे पार्टनर कर रहा है, यानी कि यहाँ ऐसा हो रहा है कि फर्म ने खर्चा करना था बट अभी पार्टनर कर रहा है, तो फर्म पार्टनर को लौटा देगी, तो पार्टनर को अपना क्रेडिटर बना देगी।
बताओ, इतनी बात क्लियर है? यस मैम।